वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। हमने अभी तक पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद हमने बैंकिंग सेक्टर की तरफ गए। बैंकिंग सेक्टर में हमने मनी सप्लाई को, जो हमने मनी को इवॉल्व किया है उसी को हमने कंट्रोल करने का काम किया, सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किया। अब मनी सप्लाई कंट्रोल कर लिया है, बैंकिंग सिस्टम को इवॉल्व कर लिया है, बैंक हमारे सारे आ गए हैं। अब आती है पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की। अब बारी आती है हमारी पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की कि जब पैसा आ गया है, हमारा बैंकिंग का सिस्टम खत्म हो गया है, अब इंडिविजुअल से शुरू करते हैं और करते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ का इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम पढ़ेंगे हमारा सेबी और शेयर मार्केट। हमारा जो आज का लेक्चर है बेसिकली सेबी और शेयर मार्केट। आने वाले एक दो लेक्चर्स हमारे इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे और हम अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें सीखेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट या फिर इसी को दूसरा नाम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट। तो ये फाइनेंशियल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। अलग अलग बेसिस पे टाइप्स को डिवाइड किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। देन सिक्योरिटीज में हम देखेंगे इक्विटी और शेयर क्या होता है, और वैसे ही हम डेट साइड में देखेंगे कि बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं। तो ये दोनों हम देखेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बेसिकली कौन कौन से हैं। उसमें हम बेसिकली दो टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप। उसमें से शॉर्ट टाइप के जितने भी होते हैं उन सबको आज के लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइप के हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो वो सब हम आज के उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट का टॉपिक हम एक छोटा सा और ले लेंगे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट रखे जाते हैं अलग अलग बैंकों के द्वारा, उनके बेंचमार्क्स को देखने की कोशिश करेंगे कि किसको देख के, किसको एक बेंचमार्क मान के बाकी सभी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। वो सब हम आपस में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिकली लेक्चर का रहेगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल या फिर सिक्योरिटीज मार्केट और इसके टाइप्स। फाइनेंशियल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट और इसके टाइप। तो फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर सिक्योरिटीज मार्केट, इसका मतलब क्या है डेफिनेशन। तो इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज की। इन सिक्योरिटीज का जहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग चल रही है उस मार्केट को हम बोलेंगे या तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि कोई एक जगह ऑफिस बनाया गया हो, किसी रूम में बैठ के होती हो, किसी खुले पार्क में होती हो, ये ऑनलाइन भी हो सकती है। तो हम ऑनलाइन प्लेस में जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो उसको भी हम जो है फाइनेंशियल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है इसके लिए किसी फिजिकल स्पेस का होना। तो फिजिकल स्पेस हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, बस जहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, किस चीज़ की, सिक्योरिटीज़ की जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो मार्केट है। अब क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ होता क्या है। तो इसको भी समझते हैं कि सिक्योरिटीज क्या होता है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि लिखा जाता है, जिसमें हम कुछ लिख के देते हैं। क्या लिख के देते हैं कि जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट होगा, जिसको हम सिक्योरिटी बोल रहे हैं, उसको कुछ अमाउंट कुछ टाइम के बाद मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ कि अगर कोई किसी को सिक्योरिटी देता है, मान लो आपने किसी को एक एफिडेविट पे लिख के दे दिया, उस सिक्योरिटी में क्या लिखेंगे कि इतने साल के बाद मैं आपको इतने रुपए वापस करूंगा। तो जिसके पास भी वो सिक्योरिटी होगी वो जाएगा उतने टाइम के बाद और उससे जाके क्लेम करेगा कि तुमने बोला था इतने टाइम के बाद मुझे वापस दोगे, तो अब मुझे वापस दो। तो सिक्योरिटी यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सिक्योरिटी का मतलब ये है। तो ये समझ में आएगा किस सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो इस सिक्योरिटी की बात की जा रही है जहाँ पे बेसिकली एक बॉन्ड पेपर, हम जिसका एग्जांपल लेंगे कि एक बॉन्ड टाइप का आपको भरवा लिया जाएगा कि इतने साल के बाद आपको मैं इतने रुपए पे करूँगा। तो ये होता हमारा सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड जिसे हम बोलेंगे, या इसी को हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी के हिसाब से तो सिक्योरिटीज़
कितने टाइप की होती हैं, तो इनको हम देखते हैं अलग अलग। बेसिकली सिक्योरिटीज नहीं, बेसिकली ये मार्केट कितने टाइप के हैं, इन मार्केट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा मार्केट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, जहां इन सिक्योरिटीज का सेलिंग एंड परचेजिंग चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ होती है, कितने टाइप के मार्केट हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हमने देख लिया कि ऑनलाइन मार्केट भी हो सकता है, और क्या क्या है, तो बेसिकली इनको अलग अलग हेडिंग में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन टेन्योर, कि कितने साल के लिए उस सिक्योरिटी का हम कहेंगे कि टर्म है, जो हमने सिक्योरिटी पढ़ी कि इतने साल के बाद या इतने टाइम के बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे, तो उस पे कितना टर्म लिखा हुआ है, यानी वो सिक्योरिटी कितने टाइम के लिए डील की जा रही है। तो उस टेन्योर के बेसिस पे जो मार्केट है, तो दो मार्केट हमें दिखाई देंगी, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। क्या है दोनों में डिफरेंस? तो मनी मार्केट उसे बोलेंगे। आप एक चीज बताइए, कैपिटल, आपको कैपिटल बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में यार इकोनॉमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल क्या है? कोई भी हम कह सकते हैं कि बड़ा एसेट जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कैपिटल है। कोई भी बड़ा एसेट को हम कैपिटल कह सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करेंगे। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज कर रहे हैं वो कैपिटल है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कैपिटल क्या होता है। मनी क्या है? जो आपकी जेब में रहती है, यानी कि जो हाईली लिक्विड है। तो जो शॉर्ट टर्म में अवेलेबल हो जाए वो मनी है। जो हम लॉन्ग टर्म की, जिस चीज को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको क्या कैपिटल बोलेंगे। उसी हिसाब से टेन्योर के हिसाब से हमने इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है। एक मनी, तो मनी क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसा मार्केट जिसकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म की होती है, यानी कि 1 साल से कम की होती है, 1 साल से कम की होती है, तो उन सिक्योरिटीज को क्या बोलेंगे कि वो मनी मार्केट की तरह डील कर रही है, वो मनी मार्केट है। समझ में आया इसका? क्यों है मनी मार्केट? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अवेलेबल है। मनी का क्या फंक्शन है? यही तो है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास अवेलेबल, आपके मतलब जितनी ज़्यादा एक लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनकी मैच्योरिटी कितनी होगी? 1 साल से कम की होगी। उसी के हम दूसरी साइड देखें, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मैंने बताया, तो वो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल क्या होगा? मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी, जिसका हम कहेंगे कि शेयर मार्केट इज एन एग्जाम्पल। शेयर मार्केट इज एन एग्जाम्पल, जहां पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वहां पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि कैपिटल मार्केट को जब हम देखेंगे तो शेयर मार्केट उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये चीज हमने से देखी टेन्योर के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद फ्रेशनेस के हिसाब से कि फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया सिक्योरिटी या फिर उसको किसी और दूसरे बंदे से खरीदा जा रहा है। अब इसको अगर समझें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लो ये ए कंपनी है। क्या है? ए कंपनी है। ए कंपनी इनिशियली इसको किस चीज की जरूरत है? इसको फंडिंग की जरूरत है। तो ये फंडिंग को रेज करने के लिए कोई सिक्योरिटी या फिर हम कहेंगे बॉन्ड या शेयर ये निकालेगी। कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में भी हो सकती है, शेयर के रूप में भी हो सकती है। ये इसको इशू करेगी कि लोग इसको खरीदेंगे, इनको कंपनी को क्या मिलेंगे? कंपनी को मनी मिलेगा। कंपनी को मनी मिलेगा ताकि इसकी ये कंपनी चल पाए। तो ये अगर सिस्टम होगा तो क्या है, इसमें हम 2 चीजें देखेंगे कि एक तो इस कंपनी ने इनिशियली जो ओरिजिनली जिस जहां से लॉन्च हो रहा है, तो किसने लॉन्च किया? कंपनी ने इनिशियली लॉन्च किया है। तो हम ये क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। जहां पे भी इनिशियल जो भी ऑफर किया गया है, इनिशियल अगर किसी भी हम सिक्योरिटी की सेल परचेज की बात कर रहे हैं, तो किस मार्केट में होगा? वो प्राइमरी मार्केट में होगा। अब इसने किसी सेकंड पर्सन को दे दिया है, अब ये किसके पास चले गई है? सेकंड पर्सन के पास। अब वो सेकंड पर्सन क्या करेगा? इसकी दोबारा से खरीद फरोख्त करेगा, कभी किसी को देगा, कभी किसी को देगा। तो उसके बाद जब भी इसकी मार्केटिंग होगी, जो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट कहाँ है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज जहां हो रही है। अब इनिशियली तो हो गया, उसके बाद जब सेकंड पर्सन किसी थर्ड को बेचेगा, थर्ड किसी फोर्थ को बेचेगा, तो उस प्लेस को अगर हम कहेंगे तो वो कही जाएगी सेकेंडरी मार्केट। क्या कही जाएगी? सेकेंडरी मार्केट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या प्राइमरी मार्केट होता है और क्या सेकेंडरी मार्केट होता है। तो इसी चीज को यहां देखते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होगा? वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम।
और इसके लिए हमें किसी सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, किसी सेपरेट ऑफिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडरी मार्केट क्या होगा, वेयर ओल्ड सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड एंड हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा जब हम ओल्ड सिक्योरिटीज में, कैसे, एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड दिखाई देंगे कि हाँ अब यहाँ पे आ गए हैं, अब सबको दिखाई दे रहा है, वहां पे सब एक दूसरे से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली इसका दूसरा नाम दलाल स्ट्रीट है, इसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही दूसरा नाम दलाल स्ट्रीट भी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका दलाल स्ट्रीट किसे बोलते हैं, तो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है। हालांकि जब हम स्टॉक एक्सचेंज करेंगे तब उस टाइम पे इसको देखेंगे दोबारा से। देन उसके बाद सेटलमेंट के हिसाब से, सेटलमेंट के हिसाब से कि इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है कि हमने अभी परचेज किया और हाथ के हाथ हमें मिल गया, या फिर हम फ्यूचर की डेट पे वो उसको सेटलमेंट कर रहे हैं कि मैं आने वाली 10 तारीख को आपसे ये इतने रुपए में खरीदूंगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर। तो इसी में कहेंगे फ्यूचर मार्केट क्या होगा कि मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूं कि आने वाली इस डेट को मैं आपसे ये चीज खरीद लूंगा, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर मार्केट। वेयर पार्टीज राइट कॉन्ट्रैक्ट टुडे, आज उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, किस चीज के लिए, टू बाय एंड सेल समथिंग एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। क्लियर है। और उसके बाद स्पॉट मार्केट क्या होगा कि जहां पे भी इमीडिएटली हो रहा है, बॉट एंड सोल्ड इमीडिएट डिलीवरी, मतलब उसी टाइम पे हम कहेंगे उसकी डिलीवरी जब खरीदी है उसी टाइम पे हाथ के हाथ डिलीवरी हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉट मार्केट हो जाएगा। अब एसेट के बेसिस पे कि किस चीज को खरीदा और बेचा जा रहा है, उसके हिसाब से भी मार्केट को डिफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बॉन्ड मार्केट हम कहेंगे, बॉन्ड मार्केट कहेंगे, शेयर मार्केट कहेंगे जहां पे इक्विटीज का खरीदा जा रहा है, बॉन्ड मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा बेचा जाता है। देन उसके बाद गिल्ट एज सिक्योरिटीज की मार्केट हो जाएगी, फॉरेन करेंसी मार्केट हो जाएगी, कमोडिटी मार्केट हो जाएगी, जो बेसिकली नॉर्मल मार्केट हो जाएगी, जो आप जहां से आप कुछ भी सामान खरीदते हैं। तो एसेट के बेसिस पे भी इन मार्केट्स को, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिफर किया जा सकता है। तो आपने देखा टेन्योर के हिसाब से, फ्रेशनेस के हिसाब से, सेटलमेंट के हिसाब से और एसेट के हिसाब से हम कैसे कैसे इनको डिफर कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा, सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, सिक्योरिटीज देख रहे हैं किस टाइप की होती हैं। तो सिक्योरिटीज बेसिकली दो टाइप की हमें दिखाई देगी, एक तो इक्विटी और एक हमें दिखाई देगा डेट। एक दिखाई देगी इक्विटी और दूसरा दिखाई देगा डेट। इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी को हम कह सकते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर बेसिकली हम स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीद बेच रहे हैं, तो वो शेयर जो होते हैं उसको वो किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे इक्विटी के फॉर्म में। और डेट फंड कौन से होंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, तो बॉन्ड और डिबेंचर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत कॉमन है। अगर सबसे कॉमन कोई क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में से, तो वो यही चीज है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आगे वाली चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और किस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि इक्विटी क्या होती है या फिर शेयर क्या होता है, वहीं पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। अलग अलग टाइप से हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या इशू कर सकती है, कंपनी क्या इशू कर सकती है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है कि अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसका क्या मतलब है, अगर उसी कंपनी से कोई बॉन्ड खरीद रहा है तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर हम देखें कि कोई भी एक कंपनी, ये कोई भी कंपनी है, ये बॉन्ड भी इशू कर सकती है और यही शेयर भी इशू कर सकती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो बॉन्ड का क्या मतलब है, शेयर खरीद रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इन दोनों के क्या डिफरेंस है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि इक्विटी क्या होता है। अगर किसी ने किसी का शेयर खरीदा है, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि मान लो आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि मुझे इस कंपनी में हिस्सेदारी करनी है, यानी कि मुझे इस कंपनी में शेयर चाहिए। क्या वर्ड यूज किया आपने, शेयर चाहिए। जहां पे भी कंपनी की हिस्सेदारी की बात आती है कि उस कंपनी में ओनरशिप का भी आपका कुछ हिस्सा हो जाए, तो आपको वहां पे क्या चाहिए, उस कंपनी का कोई शेयर चाहिए, कंपनी का कोई हिस्सा आपको चाहिए, तो उसको क्या बोला मैंने, शेयर। तो वही एग्जैक्टली शेयर की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी शेयर की यहां बात की जा रही है कि जब आपके पास शेयर हो जाता है कि मान लो
फॉर एग्जाम्पल ये ए कंपनी है, ए कंपनी की वैल्यू है, ए कंपनी ने मान लो कि अपनी कंपनी के पूरे शेयर इशू कर दिए और इसने बोला कि मैं अपनी 100% वैल्यू के शेयर इशू कर रहा हूँ। 100% वैल्यू के शेयर इशू करता है ये, तो उस टाइम पे क्या होगा, वैसे तो 100% नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई मालिकाना होगा तो अपने पास 51% बना के रखेगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि 100% इसने वैल्यू के शेयर इशू कर दिए और इसकी वैल्यू आज है 10,000 रुपए, इसने 10,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, इस कंपनी की वैल्यू है 10,000 रुपए, इसने 10,000 के शेयर इशू कर दिए। अगर कोई आता है और वो 5,000 रुपए के शेयर खरीद लेता है तो उसका इसमें 50% का ओनरशिप हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50% की ओनरशिप हो जाएगी, वो उतना मालिक बन जाएगा इसका। समझ में आया शेयर का क्या मतलब होता है? तो यही शेयर का मतलब है और इसी हिसाब से आप इसको समझेंगे कि जिसके पास शेयर आते हैं तो वो बेसिकली ओनर हो जाता है उस कंपनी का। कितना ओनर हो जाएगा? जितने उसने शेयर लिए हैं उतने परसेंट का वो ओनर हो जाएगा। उसको प्रोप्राइटरशिप मिल जाती है उस कंपनी की, तो प्रोप्राइटर बन जाता है। समझ में आया कैसे बन जाता है? आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई मालिक है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उस प्रॉफिट में से हिस्सा किसको मिलेगा? जो उसके मालिक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ओनरशिप मिल गई है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसको क्या मिलेगा? जिसके पास शेयर हैं उसको उसमें से डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अगर कोई प्रॉफिट नहीं करती है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो कंपनी डूब जाती है तब क्या होगा? अगर वो कंपनी कोलैप्स हो जाती है तब क्या होगा? तो आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसका क्या होगा? तो क्योंकि आप भी उस कंपनी के मालिक थे तो उसके डूबने में जितना नुकसान सबका हुआ उतना नुकसान की भरपाई आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरे इतने पैसे वापस दो, क्योंकि नुकसान आपका भी हुआ। जब फायदे में आपका हिस्सा है तो नुकसान में भी आपका हिस्सा रहेगा। इसीलिए जब भी लिक्विडेशन होगा, यानी कि जब कोई कंपनी कोलैप्स करेगी, उसको लिक्विडेशन होगा या कोई और खरीदने की कोशिश करेगा, तो उसको जितना रुपया मिलेगा उस कंपनी को, तो उसमें से जितना परसेंटेज आपका बनता है सिर्फ उतना ही मिलेगा, बाकी सबको पे करने के बाद। कि जो भी उस पर कंपनी पर उधारी होगी वो भी चुकाई जाएगी। सब कुछ चुकाने के बाद जब लास्ट पैसा बचेगा तब शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, तब उसके मालिकों में डिवाइड होता है। समझ में आई बात? तब उसके मालिकों में डिवाइड होगा। इसीलिए ड्यूरिंग लिक्विडेशन सबसे लास्ट क्लेम होता है शेयर होल्डर्स का। ड्यूरिंग लिक्विडेशन सबसे लास्ट क्लेम किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। अब उसके बाद शेयर्स कब खरीदें? तो कब अच्छा रहता है? जब कंपनी ग्रोथ कर रही हो, ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो और आपको डिविडेंड मिले, ताकि आपका नुकसान ना हो, है ना। और कंपनी ग्रोथ कब करेगी? जब इकोनॉमी का बूम पीरियड चल रहा हो। तो इकोनॉमी का बूम पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उस टाइम पे ये मिलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से। शेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे हिस्से पे, जिसको हम बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है उधार। अगर आप किसी को उधार दो तो हमें उसके नुकसान और फायदे से कोई मतलब नहीं होता, आपको अपनी उधार सूद समेत वापस चाहिए होती है। यही होता है। बड़े अगर इजी शब्दों में समझा जाए तो बेसिकली डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब तो उधार होता है ना। और आपने किसी को उधार दिया है, इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, तो आपका इंटरेस्ट उसके प्रॉफिट और नुकसान से होगा? नहीं, आपको प्रॉफिट नुकसान से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ वो उधार लेके गया है। आपको सिर्फ जो आपने पैसा दिया है उससे और उससे आने वाले इंटरेस्ट पे इसके आपकी जो नज़र सिर्फ उसी हिस्से पे रहेगी जो आपने पैसा दिया है। तो चाहे कंपनी भाड़ में जाए, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे, उससे आपको मतलब नहीं है। आप सिर्फ किस तरफ देखेंगे? जिस साइड आपने उधार दिया है, कि मेरा उधार वापस आ जाए। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी जिन्होंने उधार दिया है, ऋणदाता जिसे हम कहेंगे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी जिनके पास बॉन्ड है या डिबेंचर है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्विटी में क्या आएगा? शेयर। और डेट फंड्स में क्या आएंगे? डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आएंगे? बॉन्ड और डिबेंचर। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों डेट के ही एक टाइप हैं,
ये दोनों उधार के एक टाइप हैं। अगर मैंने बोला कि एक कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर रही है, तो बॉन्ड इशू करने का क्या मतलब है कि ये किसी से उधार मांग रही है, यानी कि उसको सर्टिफिकेट दे रही है कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपको ये एफिडेविट दे रहा हूं कि ये लो एफिडेविट लो, आप इतने साल के बाद आना, मैं विद इंटरेस्ट आपके पैसे दे दूंगा। और उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे सिक्योरिटी, या उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बॉन्ड, या उसी को हम बोलेंगे डिबेंचर। क्लियर है? समझ में आया क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए जितने भी डेट होल्डर्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं, यानी जिनके पास बॉन्ड है या डिबेंचर है किसी कंपनी का, तो वो क्या है, उस कंपनी को उधार देने वाले हैं, यानी कि ऋणदाता हैं, यानी कि उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देन इनको प्रॉफिट से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। इन्हें किस चीज से मतलब है? इन्हें सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, और अपना जो पैसा दिया है उससे मतलब है। तो ये क्या मिलेगा, चाहे कंपनी फायदे में जाए चाहे नुकसान में जाए, इनको इनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये वापस चाहिए, चाहे कंपनी फायदे में जा रही हो चाहे लॉस में जा रही हो, इससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस केस में जहां पे हमने वहां देखा था कि कंपनी डूब जाए, अब इस केस में अगर कंपनी डूब जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा, क्योंकि उधार मांगने वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि जब भी उसे लगता है कि अगले का नुकसान हो रहा है, फ्यूचर में हमने लेट कर दी तो हमें पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे, तो उधार जिन्होंने दी होगी वो सबसे पहले पहुंचते हैं कि पहले हमें वापस करो। तो फर्स्ट क्लेम हमेशा जिनके पास बॉन्ड होता है, डिबेंचर होता है, क्योंकि उनके पास ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, उनके पास ये लीगल बॉन्ड है, लीगल डिबेंचर है, तो वो सबसे पहले क्लेम करने पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्लेम, अगर बाई चांस अगर हम कहें कि लिक्विडेशन हो रहा है बैंक का, मतलब हम कहें कि इतनी बर्बाद हो गई है कि उसको किसी मतलब बेचना पड़ रहा है किसी को, अगर उसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो लिक्विडेशन के केस में जितना भी पैसा आता है, तो उस पैसे से सबसे पहले भरपाई किसकी की जाती है? जिनके पास उस कंपनी के बॉन्ड होंगे या डिबेंचर होंगे। समझ में आया? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बॉन्ड है, उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि इन्होंने हमें वादा किया था हमें देंगे। तो अगर उन्होंने दिया, आपने इस कंपनी को लिक्विडेट किया, आपने इसे बेचा है या आपने इसको जो भी किया है, तो अब आप दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट क्लेम किसका होगा? जिनके पास बॉन्ड और डिबेंचर होंगे। और ये कब अट्रैक्टिव होगा? ये कब अट्रैक्टिव होगा? बूम पीरियड में तो ज्यादा फायदा हमें शेयर में मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जब इकोनॉमी का रिसेशन वाला पीरियड चल रहा है या स्लो डाउन का पीरियड चल रहा है, उस टाइम यहाँ तो नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इतनी चीज़ें आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अब जो हमारा आज का हम बेसिकली देखेंगे, तो आज हम ज़्यादातर इसी साइड ध्यान देंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे ही ध्यान देंगे। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के भी बेसिकली अगर हम देखें तो दो टाइप होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक बेसिकली शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, क्या बताया था, जो 1 साल से कम वाले होते हैं। तो ये हमारे कौन से हुए? शॉर्ट टर्म, यानी कि जिसका 1 साल से कम की मैच्योरिटीज होती है। वही डेट इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे टाइप के क्या होते हैं, जो कैपिटल मार्केट में होते हैं, और इनका देखेंगे तो कितना होता है, मोर देन 1 ईयर, यानी कि ये होते हैं लॉन्ग टर्म। तो दो टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, और उन दो टाइप में से भी हमारा जो आज जो टॉपिक रहेगा वो ज्यादातर इस पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो वैसे हम इसके टाइप तो अभी देख लेंगे, लेकिन हम आज इस हिस्से पे फोकस करेंगे, इधर वाले हिस्से पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। डेट हमने पढ़ा था, क्या थे, बॉन्ड और डिबेंचर, यही थे, बिल्कुल थे। आप बोलेंगे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलेंगे, मनी मार्केट, हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा वो यही पढ़ा है कि टेन्योर के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म होते हैं मनी मार्केट बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो कहाँ पे उनका खरीद फरोख्त होगा, तो कैपिटल मार्केट में। तो इतनी चीजें हमने सीखी। अब उसके बाद शॉर्ट टर्म की तरफ अगर हम देखें, मनी मार्केट की तरफ हम देखें, तो जितने भी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके नाम की तरफ मत ध्यान दो कि क्या क्या हैं, इनकी पहले क्वालिटीज देख लो कि क्या क्या इनकी क्वालिटीज होती हैं। जितने भी होंगे ये यूजुअली क्या होंगे, ये अनसिक्योर होंगे। अनसिक्योर होंगे, ठीक है। तो अनसिक्योर मतलब कोई कोलेटरल वगैरह नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, हम कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे यूजुअली अनसिक्योर होते हैं, और ये रीडिस्काउंटेड होते हैं। रीडिस्काउंटेड या डिस्काउंटेड उसमें मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं।
अगर मैं कहूं कि कोई बॉन्ड डिस्काउंटेड है, अगर मैं कहूं कि कोई बॉन्ड या डिबेंचर डिस्काउंटेड है तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई भी बॉन्ड होता है, एनी बॉन्ड, उसके साथ क्या एसोसिएट होता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा और ये सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा? एक तो टेन्योर लिखा होगा कि इतने साल के लिए है, इतने टाइम के लिए है, और ऊपर से इस पे इंटरेस्ट रेट लिखा होगा कि इतने इंटरेस्ट रेट के साथ आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। ये सारी चीजें इस पे लिखी होंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डिफाइंड होता है। अब इसमें दो टाइप के आपको दिखाई देंगे बॉन्ड, ठीक है। दो टाइप के कैसे दिखाई देंगे तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो टाइप के कैसे दिखाई देंगे। एक जो डिस्काउंटेड और दूसरे जो बेसिकली विद इंटरेस्ट या फिर विद कूपन, ठीक है। यहां से आप इजीली समझेंगे अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि विद कूपन क्या होता है और डिस्काउंटेड क्या होते हैं। अब होगा क्या कि 100 रुपए का कोई एक बॉन्ड इशू करता हूं, दोनों में आपको अलग अलग समझाऊंगा। 100 रुपए का कोई बॉन्ड मैंने इशू किया और वो मैंने किया 8% के इंटरेस्ट रेट के साथ। कितने इंटरेस्ट रेट के साथ? 8 रुपए के इंटरेस्ट रेट के साथ 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए किया। तो अगर मुझे पहले इस साइड देखते हैं, अगर मुझे इस साइड अगर मुझे इशू करना है तो मैं क्या करूंगा? ये सर्टिफिकेट दूंगा और इसके साथ एक कूपन अटैच कर दूंगा कि ये लो, ये इंटरेस्ट का कूपन है। किस चीज का कूपन है? इंटरेस्ट का कूपन है कि अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा लेके आओगे तो मैं आपको दूंगा 100 रुपए। आप इसके साथ ये कूपन भी ले आओगे क्योंकि इसके साथ ये एसोसिएट है 8%, तो आपको इसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट? 8 रुपए। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8 रुपए, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया, क्लियर है इतनी चीज। तो यहां 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, 8% का इंटरेस्ट मिल गया, यानी 108 रुपए मिल जाएंगे अगर ये कूपन भी साथ में फाड़ के ले जाएंगे। बोले ये लो मुझे दोनों रुपए दो, 1 साल के बाद इसे कितने मिलेंगे? 108 रुपए। ये तो हुआ नॉर्मल। अब हम बात करते हैं डिस्काउंटेड वाले की। तो डिस्काउंटेड वाला कैसे काम करेगा? तो डिस्काउंटेड वाला कैसे काम करेगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड होगा कितने रुपए का? 100 रुपीज का बॉन्ड है, यहाँ लिख देंगे 100 रुपीज। अब ये इसको बेचेंगे तो कितने रुपए में? इसको डिस्काउंट करके बेचेंगे। कितना डिस्काउंट? जो इन्होंने इंटरेस्ट बोला, यानी कि 8% का इंटरेस्ट जितना 1 साल में बनता है वो माइनस कर देंगे पहले ही, यानी इसको अराउंड 93 रुपीज में बेचेंगे। बोले ये लो 93 रुपीज दो और 1 साल बाद आना, हम तुम्हें कितने दे देंगे? हम तुम्हें कितने दे देंगे? 1 साल के बाद हम तुम्हें 100 रुपीज दे देंगे। यानी कि उसको 93% पे, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन, तो 93 रुपीज पे अप्रॉक्सीमेटली 8% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और 1 साल बाद हमसे 100 रुपए ले जाना। यानी कि पहले से ही इंटरेस्ट को उसने माइनस कर दिया कि वो पैसा हम बाद में आपको एक साथ दे देंगे। कि अब ये 100 रुपए का बॉन्ड 93 में मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट होके मिल रहा है। जितना इंटरेस्ट है वो आपने डिस्काउंट कर लिया। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब उसके बाद तो पहली चीज क्या होगी इसमें? रीडिस्काउंटेड होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत बार कि ये इनके नाम दे देंगे कि ये रीडिस्काउंटेड होते हैं या फिर बॉन्ड के साथ होते हैं, मतलब विद कूपन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने का, तो इसमें ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसका कोई नहीं पूछेगा। ये स्पेशल टाइप रीडिस्काउंटेड होते हैं इसलिए इनका पूछ लेते हैं। और इसमें भी ज्यादातर किसका पूछा जाता है? टी बिल का पूछा जाता है, ट्रेजरी बिल का पूछा जाता है कि ये किस टाइप के होते हैं। या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे कैश मैनेजमेंट बिल का पूछ लेंगे, सीएमबी का पूछ लेंगे, इन दोनों का पूछ लेंगे कि किस टाइप के होते हैं। तो ये रीडिस्काउंटेड होते हैं। ध्यान रखिए ये चीज, क्या होता है रीडिस्काउंटेड? जनरली नेगोशिएबल होते हैं कि बैठ के कि नहीं 100 रुपए का है, मुझे 96 में दे दो, 95 में दे दो, 94 में दे दो। तो नेगोशिएबल होते हैं। प्लस ट्रांसफरेबल होते हैं कि अगर कोई लेके गया है, उसे अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो वो किसी दूसरे को भी बेच सकता है। 93 में लिया था, उसे बहुत अर्जेंट किया तो कोई फायदा उठाएगा तो उसे 90 में भी खरीद लेगा। उसे कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, बोले मुझे दे दो, कुछ तो फायदा होगा, 95 में भी खरीद लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। लेकिन 1 साल के बाद उसे जितने उस पर वैल्यू लिखी होगी उतने ही मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे। अब इसी को हम नियर मनी भी बोलते हैं। नियर मनी क्यों बोलेंगे? क्योंकि हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान आएगा, मनी मार्केट है। मनी क्या होती है? लिक्विड होती है। मनी कब होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म वाला नियर मनी हो जाएगा।
ठीक है, नियर मनी के एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या क्या टाइप हैं। तो गवर्नमेंट अगर किसी को इशू करती है तो गवर्नमेंट जितने भी बॉन्ड और डिबेंचर इशू करती है तो उसको किस नाम से बेचती है, या तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन एडवांस। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट अगर कोई बेचेगी तो उसे किस नाम से बेचेगी, कॉमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट। अगर कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक भी होते हैं, नॉन बैंक भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। अगर वो इस टाइप के बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो या तो कॉल मनी के नाम से करेगी, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से, या फिर रेपो को तो आपने देखा ही था कि रेपो में क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है ना, कि आरबीआई क्या करेगी, कुछ कोलेटरल रखवाएगी और उसके बाद रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करवाएगी कि इतने दिन के बाद तुम्हें इसे रीपर्चेज कर वापस लेने आना है। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली एक बॉन्ड या डिबेंचर की तरह काम करता है। समझ में आया? तो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट हो गया, नोटिस मनी हो गया, तो ये हमारे ये इशू करते हैं। तो हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म को देखते हैं कैपिटल मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में कौन देखेगा, तो गवर्नमेंट साइड से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगी, सोवरेन बॉन्ड्स दिखाई देंगे। फर्म अगर कोई कॉर्पोरेट इशू करता है तो शेयर में इशू कर सकती है, बॉन्ड में इशू कर सकती है, डिबेंचर में इशू कर सकती है। हालांकि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ रहे हैं तो इसको शेयर को हटा दो कि शेयर नहीं है, बॉन्ड और डिबेंचर हम यहाँ ले लेंगे। क्लियर है? तो इतना इसमें ध्यान रखना कि कैसे कैसे किस किस टाइप से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब उसी के आगे अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म पे। जैसा मैंने बोला था आज हम शॉर्ट टर्म की तरफ ध्यान देंगे। तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट के क्या क्या पढ़े थे हमने, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक ट्रेजरी बिल, एक कैश मैनेजमेंट बिल और एक वेज एंड मीन एडवांस। अब इन तीनों के क्या मतलब हैं इन्हें अलग अलग समझाते हैं। रीडिस्काउंटेड, ध्यान रखना ये सारे कैसे रीडिस्काउंटेड, ठीक है, ये दोनों कम से कम तो रीडिस्काउंटेड उस पे होते हैं। रीडिस्काउंटेड का मतलब क्या है, पहले से ही कम प्राइस पे मिलते हैं बाद में ताकि फुल प्राइस मिल जाए। तो उसमें ट्रेजरी बिल जो होते हैं, ट्रेजरी बिल को देखोगे तो कितने दिन तक, यानी कि 1 साल से कम है, 1 साल से कम है तो मैक्सिमम कितने दिन का हो सकती है मैच्योरिटी, 364, और उससे कम के भी होते हैं। 182 डेज का भी मिलेगा, 91 डेज का भी मिलेगा और सबसे छोटा 14 डेज का ही मिलेगा। तो ये इतने टाइप के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। कौन इशू कर रहा है इन्हें, गवर्नमेंट इशू कर रही है। तो गवर्नमेंट कौन कौन सी कर सकती है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने कि स्टेट में स्टेट उसको कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो स्टेट इसको कर सकती है और जिसको 2009 के बाद से स्टॉप कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है लेकिन 2009 के बाद से इसको स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेजरी बिल जहां पे हम देखेंगे कि 364 डेज तक जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल जो यहाँ पे अगर हम देखें 2009 में वो बंद कर दिया है, 2009 में ये शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और ये क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम 90 या 91 डेज के लिए होता है, अप टू 90 डेज के लिए। समझ में आया, वो 364 डेज से कम के लिए, ठीक है। 364, 182, 91 और 14 दिखाई देंगे आपको, और ये अप टू 90 डेज के लिए होता है। कैश मैनेजमेंट बिल आपको अप टू 90 डेज मैच्योरिटी के साथ दिखाई देगा कि 90 डेज के बाद आपको पैसे मिलेंगे या उससे कम। तो 90 डेज तक के लिए है तो कैश मैनेजमेंट बिल, उससे ज़्यादा है तो ट्रेजरी बिल। इसको इस हिसाब से याद रख सकते हैं आप। देन उसके बाद एक आता है वेज एंड मीन एडवांस। वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है, वेज एंड मीन एडवांस बेसिकली अगर हम देखें कि हर साल जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है, बजट को अभी हमने हालांकि फिलहाल पढ़ा नहीं है, लेकिन हर साल जब बजट लेके आती है तो उसमें 2 हिस्से आपको मिलते हैं। क्या मिलता है, एक साइड आपको इनकम मिलती है और एक साइड आपको एक्सपेंडिचर मिलता है, ठीक है। एक साइड आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इनकम और एक साइड मिलेगा एक्सपेंडिचर। इन दोनों में अगर बजट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को अकाउंटिंग उसमें पूरा करने के लिए, कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, तो उसको पूरा करने के लिए आरबीआई से ये कुछ टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म में, ध्यान रखना मैं शॉर्ट टर्म पढ़ा रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कितना, अप टू 90 डेज या फिर अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए आरबीआई इनको क्या करेगी, थोड़े से पैसे उधार दे देगी ताकि ये इसका जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाए। और उसी उधार दिए हुए पैसे को हम बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस। क्लियर है?
ध्यान रहेगा ये चीज। वेज एंड मीन एडवांस क्या बोलते हैं, जो आरबीआई इनके इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस आ जाता है उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए जो दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे वेज एंड मीन एडवांस। ठीक है, तो उधारी के रूप में दिया जाएगा ये भी, इसीलिए डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधारी रहेगी। तो इसमें इसको जनरली अगर हम देखें तो इसके बजट के फिगर्स में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, बजट में ये नहीं दिखाया जाता है कभी भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि नॉट काउंटेड इन फिस्कल डेफिसिट फिगर। जब हम डेफिसिट की बात करते हैं तब यहाँ पे इसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। अब जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बेसिकली फंड के बारे में जानना बहुत जरूरी आता है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बेसिकली लोन ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है और यूनियन गवर्नमेंट भी लेती है, इनकम उसमें एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आता रहता है। तो ये चीज़ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम डील करेंगे स्टेट फंड से, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, 1999 से। अब ये क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या होता है क्या जनरली कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन लेगी, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन लेगी उसका कुछ हिस्सा 1% से लेकर 3% तक, उसका कुछ हिस्सा एक अलग से किसी फंड में डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बैंकों का हमने पढ़ा था लॉस की भरपाई के लिए आप उसका अलग से, जैसे हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पढ़ा था कि कुछ कैपिटल अलग से रिजर्व फंड में डाल दो ताकि कभी भी लॉस हो तो आप उस फंड से निकाल के उसकी रीपेमेंट कर सको। उसी तरह का ये फंड है जो हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ, आरबीआई ने, कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसका 1 से लेकर 3% का हिस्सा किसको दे देगी, हर साल आरबीआई को दे देगी कि हाँ भी हम आरबीआई के पास से जमा कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, जब इसमें ज्यादा होता रहेगा, लगेगा किसी स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा लोन हो रहा है तो आरबीआई इस सिंकिंग फंड में से पैसा निकाल के उस रीपेमेंट की भरपाई करने की कोशिश करेगी। समझ में आया? तो उसी चीज को दिस फंड इज केप्ट विद आरबीआई सेपरेटली, मतलब इसको उससे नहीं जोड़ना है, कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट इनसे नहीं जोड़ना है। उसके अलावा आरबीआई का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एक सिंकिंग फंड रहता है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंट्रीब्यूट मनी इक्वल टू 1 to 3% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन्स टू दिस फंड एनुअली। हर साल इसको जितना भी उसका लोन का हम कहेंगे कि बकाया बचा हुआ है उसका 1 से 3% उसको हर साल इसमें जमा करना है। इससे क्या होगा, दिस फंड इज यूज्ड फॉर ओनली वन पर्पज, सिर्फ एक पर्पज के लिए इस फंड का यूज होता है। क्या होता है, रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ लोन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं उसकी रीपेमेंट के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। समझ में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या है? तो इसको बस एज ए वर्ड एसोसिएशन आपको याद रखना है कि एमसीक्यू में कभी आ जाए तो ये क्या है क्या नहीं, इसका पर्पज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना जमा करते हैं और एनुअली करते हैं कि नहीं एक ही बार करते हैं, बस इतनी बातें आपको पता है तो आपका एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की बात आई थी, इसीलिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल बता रहा था, तो इसीलिए उसी के साथ ही मैंने उसको बताना सही समझा तो वहां पे बता दिया। अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट के अलावा कौन कौन इशू करता है और कैसे कैसे इशू करता है। गवर्नमेंट को तो हमने पढ़े, ट्रेजरी बिल पढ़ा, कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ा, वेज एंड मीन एडवांस पढ़ा। अब उसके अलावा कौन कौन, कंपनी भी इशू कर सकती है, कोई कंपनी, मर्चेंट, बैंक के लिए जो मर्चेंट का बेसिकली हम कहेंगे तो मर्चेंट भी इशू कर सकता है बैंक को, बैंक भी खुद इशू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज भी इशू कर सकते हैं, और आरबीआई और उसके क्लाइंट्स के बीच में जो बेसिकली हम कहेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और क्या कर सकती है, हुंडी। ये हुंडी बेसिकली एक बार एग्जाम में पूछ लिया था किसी हम कहेंगे एंशिएंट या मेडिवल टाइम के एक राजा ने इसको इशू किया था। ये एंशिएंट टाइम का फंड है। ठीक है, हुंडी बेसिकली अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइप का फंड है। एंशिएंट टाइम्स में या मेडिवल टाइम्स में हम कह सकते हैं इसको यूज किया गया था एज ए बॉन्ड, एज ए शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम डाल दिया यहाँ पे कि हुंडी भी बेसिकली एक तरह का क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। यही क्वेश्चन में पूछा था हुंडी क्या है, तो हुंडी क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका नाम भी डाला हुआ है। इसमें ध्यान रखना कि हुंडी भी हमारा एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, कॉमर्शियल पेपर जो इशू करेंगे, या फिर प्रोमिसरी नोट। अगर आप देखें
आपके नोट के ऊपर कुछ लिखा होता है? आपके करेंसी नोट के ऊपर कुछ लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सो मच एंड सो मच, कुछ लिखा है? तो उसमें क्या हो रहा है? प्रॉमिस ही तो किया जा रहा है। तो आपका करेंसी नोट भी एक तरह का प्रोमिसरी नोट है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन इस प्रोमिसरी नोट और इस प्रोमिसरी नोट में क्या अंतर है कि इसके साथ ये इंटरेस्ट देंगे, उसके साथ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यानी कि 100 रुपए का नोट है, उसके बदले 100 ही मिलेंगे, चाहे 1 साल बाद बदलो चाहे 2 साल बाद बदलो। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कुछ ये जितने भी हम कहेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो प्रोमिसरी नोट हो गया। कॉमर्शियल पेपर, ये कौन, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी कौन इशू कर सकते हैं? कंपनी इशू कर सकती है। वहीं पे अगर हम कहें कि मर्चेंट क्या इशू कर सकता है, मर्चेंट यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो क्या इशू कर सकता है? तो वो मर्चेंट टू मर्चेंट अगर हम कहें कि अगर एक मर्चेंट ने, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को कोई सामान बेचा है तो उनके बीच में कोई बिल होगा, ट्रेड बिल होगा ना, ट्रेड बिल। इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना कि ये क्या है, इनमें से कौन सा हमारा देखेंगे कि कौन सा हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली क्या है? ट्रेड बिल है। ट्रेड बिल यानी कि उसने पैसे नहीं दिए, बस बिल पहुंच गया है, बाद में उनके बीच में आपस की वो चलती रहती है कि मैं आपको सामान भेजता रहूंगा, आप मुझे पैसे जब आपके पास में भेजते रहना। चलता है व्यापारियों के बीच में, यही चलता है बिजनेसमैन के बीच में कि सामान आता रहता है, वो बस बिल दे जाता है और उस बिल के ऊपर बाद में जब उसके पास पैसे होते हैं वो उसको वापस भेज देता है। तो इसीलिए एक मर्चेंट जब दूसरे मर्चेंट से कोई ट्रेड कर रहा है तो एक दूसरे में हमेशा कैश से नहीं करते हैं, उनके बीच में बिलिंग चलती है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड बिल। कि एक मर्चेंट ने दूसरे मर्चेंट को ट्रेड बिल दिया है। अब जिसके पास ट्रेड बिल है उसको अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट है, कि जिसके पास ट्रेड बिल है उसको अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? तो क्या वो उस मर्चेंट के पास फोन करेगा कि भाई तेरा जो ट्रेड बिल है मेरे पास पड़ा है, जल्दी से मुझे पैसे दे दो, ठीक है? और उसके पास नहीं हुए तो क्या होगा? तब उस केस में इस ट्रेड बिल को लोन लेने के लिए यूज किया जा सकता है एज ए सिक्योरिटी। इसको कहां पे जमा कर सकते हैं? बैंक में जमा किया जा सकता है। और बैंक वालों को क्या बोलेंगे कि मेरा ये ट्रेड बिल लो एज ए सिक्योरिटी, आप मुझे लोन दो, इतने साल के बाद जब मैं आपको लोन रीपे कर दूंगा आप मुझे मेरा ट्रेड बिल वापस कर देना। समझ में आया? तो यहाँ पे जब मर्चेंट जो है बैंक को देंगे तो बैंक इसको देगा कॉमर्शियल बिल। क्या देगा? बैंक इसको क्या इशू करेगा? कॉमर्शियल बिल। और इस कॉमर्शियल बिल को ये कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकता है पैसों में। समझ में आया कि कैसे है कैसे नहीं है? तो ये चीजें ध्यान रखना कि किस हिसाब से मर्चेंट और बैंक के बीच में ट्रेड बिल और कॉमर्शियल बिल चल रहा है। कॉमर्शियल बिल हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमर्शियल पेपर भी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब अगला चलते हैं जहां पे बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली बैंक वाले क्या करेंगे, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन चाहिए तो क्या होगा? वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। एक बैंक बोलेगा ठीक है आप मेरे पास जमा कर दो और मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे देता हूं कि आपने मेरे पास इतने पैसे जमा किए हैं और ये सर्टिफिकेट लो, इतने दिन के बाद आना और मेरे से पैसे ले जाना और कुछ इंटरेस्ट भी ले जाना। तो उनके बीच में, जब बैंकों के बीच में और बैंकों हम कहेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के बीच में जब आपस में लेन देन होता है तो एक दूसरे को क्या देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट देखते हैं आरबीआई और उसके क्लाइंट के बीच में। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जहां पे एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होता है रीपर्चेजिंग का, कोलेट्रल रखा जाता है कि हम इस कोलेट्रल को दोबारा रीपर्चेज करने आएंगे, होता है रीपर्चेजिंग का एग्रीमेंट। तो वही जो रीपर्चेजिंग का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? डेट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे एक तरह का। तो आरबीआई और उसके क्लाइंट के बीच में रेपो और रिवर्स रेपो रेट का चलता है। ये हमने देखा। अब उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी क्या होगा? तो कॉल मनी क्या होता है? जब एक दिन के लिए बोरोइंग की जाती है, सिंगल डे के लिए, इसीलिए कॉल मनी बोला है कि कॉल करते ही अवेलेबल हो जाए। कॉल करते ही अवेलेबल हो जाए कि मैं लेके गया हूं, उसके बाद वापस चाहिए, मैं जैसे ही कॉल करूंगा विद इन उसी दिन वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कॉल मनी क्या हुआ कि एक दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कि फोन किया वापस आ जाए। एक दिन के लिए जो हम लेके जा रहे हैं बोरोइंग फॉर वन डे, वो हमारा कॉल मनी हो जाएगा। ये कहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो बैंकों से बैंक के बीच में जो लेन देन हो रहा है कि एक बैंक के पास कोई बड़ा सा सेठ आया है, बोला कि मुझे लोन चाहिए 2 करोड़ का, अब बैंक के पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे, बैंक क्या बोलेगी, दूसरे बैंक के पास फोन करेंगे, कॉल मनी है, ये मैं कॉल कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे पैसे भिजवा दो, 1 करोड़ 2 करोड़, मेरे सामने एक ग्राहक बैठा उसे देना है। तो इस तरीके से एक कहानी बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम वैसे याद कर, वो विद इन क्या है, विद इन बैंक है, ठीक है। और विद इन बैंक या फिर हम कहेंगे विद इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, विद इन एनबीएफसी भी हो सकता है। तो ये एक दिन के लिए जब उधारी ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। वहीं पे जब 2 से 14 दिन के लिए, एक दिन के लिए कॉल मनी हो गया, जब 2 से 14 दिन के लिए जब ये बोरोइंग की जाती है उसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। किसमें, यही सेम विद इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। ये जब आपस में लेन देन कर रहे हैं, एक दिन के लिए कर रहे हैं कॉल मनी, 2 से 14 दिन के लिए कर रहे हैं तो 2 से 14 करने के दिन के लिए कर रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, नोटिस मनी। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड्स की, ये करंट अफेयर में भी रहता है बहुत, ठीक है। ट्रेड्स की बात करते हैं, और ट्रेड्स बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है, तो बेसिकली क्या है इसमें, आपको अगर बोला जाए कि क्या हो रहा, अभी हो क्या रहा है इसमें, कि एक ऑनलाइन मैकेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैकेनिज्म कह सकते हैं, कैसे कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितने भी हैं, अब वो क्या करती है, वो जब खरीद फरोख्त कर रही है, जैसे हमने मर्चेंट के बीच में बताया था, वैसे ही जब एक एमएसएमई किसी बड़ी कंपनी के साथ या किसी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है, 2 कंपनियां आपस में डील कर रही हैं, ए और बी आपस में डील कर रही हैं, इसने इसको कुछ दिया, कुछ भी हम कहेंगे कि कोई भी सर्विस दी या फिर कोई भी आइटम दिया, कोई भी कस्टम दिया, कोई भी गुड दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इनवॉइस दे देगा, ठीक है। इनवॉइस के साथ भेजेगा कि ये इनवॉइस है कि ये पैसा जो है बेसिकली आपको देना है मुझे, इनवॉइस आती है, इनवॉइस के साथ मिला है, ये बोलेगा ओके। अब ये क्या करेगा, इसके पास पैसा तो है नहीं, इससे ए के पास पैसा नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, वो इसी इनवॉइस को, जिसको हम बोलेंगे अनपेड इनवॉइस को, इसको प्लेस करता है। बेसिकली इसको क्या करेगा, इसको जाएगा बैंक के पास लेके, और बैंक के पास क्या करेगा, बैंक के पास लाके उसको गिरवी रख देगा इनवॉइस को, कि मेरा ये पैसा आना है, ये देख लो इनवॉइस इसका जनरेट हो रखा है, ये पैसा मेरा ही आएगा, जब मैं आपको पैसे दे दूंगा, जब तक नहीं आता तब तक तुम मुझे उधारी दे दो। तो ये यहाँ पे इस इनवॉइस को गिरवी रख के ये क्या ले आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए, कहाँ से, बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले आएगा। समझ में है, जो मर्चेंट टू मर्चेंट का था लगभग सेम तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे एमएसएमई आ गया और कंपनी आ गई, कि एमएसएमई ने कोई भी सामान दिया, गुड्स किया, इनवॉइस जनरेट हुआ, उस इनवॉइस को लेके जाएगा बैंक के पास, कि जब तक कंपनी वाले मुझे पैसा नहीं दे देते तब तक आप दे दो मेरा, ताकि खर्चा पानी चलता रहे। समझ में है क्या होता है ट्रेड्स। उसके बाद सीबीएलओ देखते हैं, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ये क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये हेल्प करती है किसको, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, ठीक है। अभी क्या है, ये तो यहां तक क्या था, विद इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी था, यहाँ पे विद इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी था। अब यहाँ पे सीसीआई ये लोन प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, ठीक है। कैसे, तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सीबीएलओ। उसको क्या बोलेंगे, जब सीसीआई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को लोन प्रोवाइड कराए, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन प्रोवाइड कराएगी तो उसको बोलेंगे हम सीबीएलओ, यानी कि कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये हमने देखे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे। अब इतने सारे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो क्या क्या थे। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो ट्रेजरी बिल था, कैश मैनेजमेंट बिल था, वेज एंड मीन एडवांस था। प्राइवेट उसमें जाएं तो कंपनियों ने क्या इशू किए थे, हुंडी था कुछ, हाँ हुंडी था, आपको याद आया होगा कि हुंडी था। उसी के आसपास क्या लिखा था, कॉमर्शियल पेपर टाइप कुछ लिखा था, प्रॉमिसरी नोट लिखा था, तो वो सारे थे वहाँ पे, ठीक है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज था, हाँ था। देन उसके बाद हमने देखा कॉमर्शियल बिल था। कॉमर्शियल बिल कहाँ मिल रहा था, जहाँ पे ट्रेड बिल था, तो वो कहाँ था, मर्चेंट टू मर्चेंट में था, याद आया, ठीक है। देन उसके बाद बैंक अगर दे रहे थे आपस में एक दूसरे को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे रहे थे, बिल्कुल आपको याद आया होगा, दे रहे थे। तो उसी टाइप से हमने ये बहुत सारे देखे। और अब हम देखते हैं कुछ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे कि जनरली बैंक जब आपस में लेन देन करते हैं तो वो किस इंटरेस्ट रेट पे लेन देन करते हैं।
जब बैंक आपस में आरबीआई से और जो लेन देन चल रहा है उसका तो आरबीआई सेट कर रही है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे उसमें हमने एमएसएफ पढ़ा था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वगैरह, बैंक रेट पढ़ा था, तो बहुत सारे हमने उसमें पढ़े थे। लेकिन जब जब बैंक आपस में लेन देन कर रही हैं तो किस रेट से करती हैं, तो उसको हम समझें तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि उसके लिए अलग अलग बेंचमार्क सेट हैं। बेंचमार्क सेट है तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे लिबोर। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये लिबोर क्या है बताओ, मिबोर क्या है बताओ, मिफोर क्या है बताओ, इस हिसाब से। या फिर पूछ लेंगे टोनार क्या है, सरोन क्या है, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार इस तरीके से। तो लिबोर क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। जब ये आपस में एक दूसरा बैंक जो है बेसिकली ऑफर करते हैं लोन दूसरे बैंक को, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन ऑफर करता है, तो उसका जो बेंचमार्क रेट है, वो जो इंटरेस्ट रेट है, उसको हमने क्या बोला, अगर लंदन में है, लंदन है कहाँ पे, हमारा ब्रिटिश में अगर हम देखें, ब्रिटेन में देखें, तो वहां पे हम कहेंगे कि उन बैंकों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसे हमने बोला लिबोर। तो लिबोर क्या है, इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स इन लंदन गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू ईच अदर। ठीक है, आपस में एक दूसरे को जब लोन दे रहे हैं बैंक, तो किस इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो लिबोर पे देंगे। अब हुआ क्या है जनरली कि ये लिबोर के बेंचमार्क को जनरली मैक्सिमम कंट्रियों ने, बहुत सारी कंट्रियों ने इस बेंचमार्क रेट को अपना बेंचमार्क रेट मान लिया है और अपना बेंचमार्क रेट इसी के ऊपर डिपेंड रखते हैं कि ये कम ज्यादा होता है तो उन कंपनियों में भी, उन देशों में भी उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज्यादा होने लगता है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें बहुत सारे देशों के लिए एक बेंचमार्क रेट का काम कर रहा है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे आते आते इन्होंने क्या किया, अच्छा हमारी इतनी पावर बढ़ रही है तो जहां पे भी पावर आती है वहां करप्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, धीरे धीरे इनमें भी थोड़ा बहुत करप्शन आने की शुरुआत हुई और ये इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन शुरू हो गया। और जहां मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है वहां पे आपको पता है अगर फाइनेंसेस के साथ खिलवाड़ होता है तो पूरे देश की इकोनॉमी पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे समझ में आया और लोगों को भी समझ में आने लग गया कि इसमें अब करप्शन घुस गया है और ये बेसिकली अगर हम देखें करप्ट हो गया पूरा सिस्टम, तो इसको बंद करने की जरूरत है। तो बाद में अगर हम देखेंगे कि ड्यू टू कंट्रोवर्सीज यूनाइटेड किंगडम के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इस लिबोर रेट को बंद करने का फैसला ले लिया है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ 2021 बोल रहे हैं कि हम इस बेंचमार्क रेट को बंद कर रहे हैं। अब होता क्या था, इंडिया में भी इसी बेंचमार्क रेट से एक बेंचमार्क रेट लिंक्ड था, उसको हम बोलते हैं मिबोर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये क्या है कि विद इन इंडिया या फिर विद इन मुंबई अगर हम देखें, विद इन इंडिया देखें तो विद इन बैंक, आपस में बैंक एक दूसरे से जिस रेट पे लेन देन करेंगे तो वो मिबोर हो गया। और ये भी अगर हम कहें तो हमारा किससे लिंक था, इससे लिंक था। लेकिन ये बंद हो रहा है तो हमें किसी और पे शिफ्ट होना है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। वो भी हम अभी डिसाइड करना है कि हमें भी अलग इसको एडवांस करना है, शिफ्ट करना है, तो वो भी है। लेकिन अब जब ये बंद हो रहा है, इससे बहुत सारे अटैच थे तो हमें कुछ सारे और अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग से बेंचमार्क रेट इशू करने शुरू कर दिए। तो इस तरफ इन पे नजर मार लेना, बाई चांस मैच द फॉलोइंग में आए तो आप ताकि सही करके आओ। जैसे टोनार देखें तो किसका है, टोक्यो का यानी कि जापान का। सरोन देखें तो ये कहाँ से आता है, स्विट्जरलैंड से। सोफर आपका यूएसए का आ जाएगा। सोनिया में देखेंगे तो यूके का, स्टर्लिंग का, पाउंड का, और ईस्टर देखोगे तो ई से आपका यूरो बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है ये किस किस कंट्री के हैं। अब एक और पढ़ लेते हैं जहां पे MIFOR मिफोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। और ये क्या है बेसिकली, अगर हम देखें ये बेंचमार्क को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से वैल्यू डिराइव करता है और ये एक्सपायर हो रहा है तो उसके साथ साथ ये भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क में। अब आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सही दिया होगा कि कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल जनरेट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, शेयर मार्केट। बेसिकली अगर हम देखें तो शेयर मार्केट हमारा जो है कैपिटल मार्केट का मतलब होता है। ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में डाला हुआ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिल्ट एज मार्केट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ये शायद मैंने आज की क्लास में आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन गिल्ट एज बेसिकली हम देखेंगे कि जिसकी बैकिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो गिल्ट एज मार्केट किसे बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट किसे बोलते हैं, गिल्ट एज बेसिकली हम देखेंगे कि जिसकी बैकिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा
ठीक है, यानी कि जिनका हम कहें कि गारंटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, उसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो बेसिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितनी होंगी उसको हम गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलेंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देखेंगे तब हम इसको साथ में देख लेंगे। देन उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर, क्या है डिबेंचर होल्डर? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ऑलरेडी बताया था, दे आर क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिसके पास इक्विटी होती है, शेयर होता है। ठीक है, डेटर्स कौन होंगे? जिन्होंने उधार दिया है। ठीक है, देन जिन्होंने, हम कहेंगे कि जिन्होंने उधार लिया है, तो वो क्या हो जाएंगे? डेटर्स। अब डिबेंचर क्या है? ये तो क्रेडिटर्स हैं, उधार देने वाले हैं, ऋणदाता हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या ये हो जाएंगे डायरेक्टर, जो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बैठे होंगे वो डायरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की जो शुरुआत की हमने सेबी और शेयर मार्केट की, तो आशा करता हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। एक एक वर्ड को समझ पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी की हम अगले लेक्चर में लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।